बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इससे बड़ा फलसफा इस असेंबली से पहले हमें भी मालूम नहीं था। हमें मालूम नहीं था कि बारिश होती है तो एक्चुअली में पानी आता है, लेकिन उसके बाद कराची डूब जाता है, लोगों को करंट लगता है और 40 से 50 अमवात होती हैं, तो उसके बाद ये फ़लसफ़ा निकल के सामने आता है। हम भी थैलियाँ भरने गए थे, जो 13-14 सालों से सिंध में हुकूमत चल रही है पीपल्स पार्टी की, कि शायद वहाँ पे हमें खालिश शहद मिले। तो वो जो दूध की नहर थी ना, उसमें ईद के दिनों में बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ कि 7 बच्चे डूबकर उनकी वफ़ात हो जाती है। तो पता ये चला कि इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की हुई है कि आज तक एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं दे सके। तो जहाँ फेक अकाउंट से इतना कुछ निकल रहा है, एक एम्बुलेंस सर्विस ही दे दीजिए। कि जिस वक्त पूरे पाकिस्तान के बिजनेसेस बंद हो रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल बंद हो रही थी, जिस वक्त पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बंद हो रही थी और तकड़ियों पे तोल तोल के लूम्स बेची जा रही थी, उस वक्त शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के बिजनेसेस 9000% पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहे थे। आपके दोनों खानदानों के पर्सनल बिजनेसेस इतने कैसे बढ़े जब पूरे पाकिस्तान का बिजनेस तबाही की तरफ गया? लाड़काना ही अगर एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट होता, जहाँ की सड़कें, जहाँ का निज़ाम तालीम, जहाँ के स्कूल, जहाँ पे पीने का साफ पानी, जहाँ के हस्पताल ऐसे होते कि हम देख के अशश कर उठते तो हम उसको रेप्लिकेट कर लेते। हम पाकिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट उसी तरह बनाने की कोशिश करते जैसा मॉडल डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाया था। 550 करोड़ के पेंशन का फंड सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के नाम खाते डला है। बहुत बड़े चैनल पे उसका पूरा स्कैम आया, कोई जवाब नहीं आया। नैब ने इतनी रिकवरियां की, अरबों रुपया रिकवर किए, उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने वो सारा उन्हीं लोगों में वापस बांट दिया जिन अफसरान से, जिन करप्ट अफसरान से रिकवर किया था। तो और बड़ी मेहरबानी, आपने इतने खूबसूरत लफ्ज़ जिसकी अभी वकालत हो रही है उसको स्पंज कर दिया है। मेरे ख्याल में अपोजिशन इस लफ्ज़ से बहुत मोहब्बत रखती है, तो बड़ी सिफारिश हो रही है कि लफ्ज़ रखा पार्लियामेंट में इस्तेमाल होना चाहिए। पहले हम देखते रहते इसी पार्लियामेंट में, अभी मोहतरम एक स्पीच फरमा रहे थे और बड़ी बड़ी उन्होंने दावे किए, बड़ी बड़ी बातें याद कराई। तो सर बड़ी अच्छी बात यह है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बातें हमने सुनी, कोई 1 साल पहले हमें एक बहुत ज़बरदस्त फ़लसफ़ा पता चला जो शायद बचपन से हमें मालूम नहीं था। बहुत ज़्यादा हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इतने ज़बरदस्त फ़लसफ़े को अनर्थ करने पे मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसी तरह के फ़लसफ़े जो अभी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी, तमाम ऑनरेबल मेंबरान से। जी सर, तो अभी सुनने का हौसला नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बयान करूँ और हकाइक पे से चंद पर्दे उठाऊँ। इनकी समात के लिए अर्ज़ ये है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इससे बड़ा फ़लसफ़ा इस असेंबली से पहले हमें भी मालूम नहीं था। हमें मालूम नहीं था कि बारिश होती है तो एक्चुअली में पानी आता है, लेकिन उसके बाद कराची डूब जाता है, लोगों को करंट लगता है और 40 से 50 अमवात होती हैं, तो उसके बाद ये फ़लसफ़ा निकल के सामने आता है। अजीज़ मियाँ कवाल को मेरे भाई बहुत गौर से सुनते, बड़ी अच्छी बात है, कवाली सुननी चाहिए, लेकिन जिस तरह के डेस्क थंपिंग उनके पीछे अजीब अजीब बातों पे, और जो बात उन्होंने की, जो आपने लफ्ज़ एक्सपंज किया है उस पर बचती हैं, तो कुछ मंजर उसी तरह का नज़र आ रहा है कि कवाल और हमनवा जो है वो खड़े होकर तकरीर फरमा रहे हैं। पेशावर का चक्कर लगा के आए, बड़ा अच्छा किया। हम भी थैलियाँ भरने गए थे, जो 13-14 सालों से सिंध में हुकूमत चल रही है पीपल्स पार्टी की, कि शायद वहाँ पे हमें खालिश शहद मिले। तो वो जो दूध की नहर थी ना, उसमें ईद के दिनों में बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ कि 7 बच्चे डूबकर उनकी वफ़ात हो जाती है। तो पता ये चला कि इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की हुई है कि आज तक एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं दे सके। उनके वालिदैन को गधा गाड़ी पे लाशें ले जानी पड़ी और अक्सर गधा गाड़ी पे ही वहाँ लाशें ले जाया करती हैं। तो मैं इनसे मुद्दबाना अर्ज़ करूँगी कि सिंध भी हमारा हिस्सा है, इसी मुल्क का एक हिस्सा है, मेहरबानी करके उस पर थोड़ा सा नज़रसानी फरमाएं। तो जहाँ फेक अकाउंट से इतना कुछ निकल रहा है, एक एम्बुलेंस सर्विस ही दे दीजिए। पेशावर जाके जो दूध शहद की नहरें नहीं बह रही, कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन खुदारा जब सिंध में 14 सालों से हुकूमत हो तो उसके बाद एम्बुलेंस सर्विस भी इंट्रोड्यूस ना करा सके, तो ऐसे चुपते हुए अल्फाज का इस्तेमाल करने से पहले बंदा थोड़ा घबराता तो होगा। दूसरी बात मैंने इनसे ये पूछनी थी कि ये कौन से मुल्क का दौरा करके आए हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में गए होंगे,
तो यकीनन इनकी गोशगुजार करूंगी। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि डेवलप कंट्रीज़ में इस किस्म की हुकूमतें नहीं रही होंगी जैसी डेकेड ऑफ डार्कनेस में रही, जैसी हमारे ऊपर मुसल्लत रही। ना वहाँ ख़ानदान ज़रदारिया रहा होगा, ना ख़ानदान शरीफिया, इसलिए सिस्टम इन प्लेस है। हम तो 3.5 सालों से यहाँ सिस्टम ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक तबाह हाल मुल्क में इन दोनों हुकूमतों ने बेड़ा गर्क किया, उसी को ठीक करने की कोशिश करें। तो मैं इनकी बात को इंडोर्स करती हूँ कि जिन मुल्कों में ऐसी हुकूमतें ना आई हों वहीं सिस्टम चलते हैं, वहीं तरक्की होती है, वहीं डेवलपमेंट होती है। तो पहले अपना गिरेबान झांकें, अपनी हिस्ट्री देखें कि पिछले कितने सालों से कितनी कितनी दफ़ा इन्होंने बारियां ली, कितनी डेवलपमेंट की, कितना मजदूरों को हक दिया, स्टील मिल का तबाही मचाई, PIA की तबाही मचाई, रेडियो पाकिस्तान की तबाही मचाई, PTV की तबाही मचाई, और आज यहाँ खड़े होकर और इस किस्म की बातें करने का हौसला भी रखते हैं। बड़ी बातें हुई जनाब के मुशर्रफ साहब के दौर में, जो लोग पीछे बैठ के तालियां बजाते थे या डेस्क थंपिंग करते थे। उससे पहले हमने एक दौर देखा, मैं टीवी पे अक्सर देखा करती थी और मुझे ये ऐवान उस वक्त टीवी से ही नज़र आता था। लोग गुत्थम गुत्था हुए होते थे। वो मोहतरमा बीबी साहिबा तशरीफ़ लाती थी तो कई कलमात सुनने को मिलते थे, और ऐसे ऐसे कलमात होते थे कि बीप लगा के PTV दिखाया करता था। तो वो भी इधर ही के मनाजिर थे, और आज माशाल्लाह सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो इस पे भी चंद मैं तो समझती हूँ कि कलमात जो हैं वो इनको बताने चाहिए और रोशनी डालनी चाहिए कि ये इस किस्म की यजीदी फ़ौजें और दूसरी फ़ौजों का जो जिक्र हो रहा था वो कैसे भाई भाई हो गए। जहाँ पेट फाड़ने की बातें होती थी, तो ये कौन सा फ़लसफ़ा मुकमुका है जिसके तहत ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, ये बड़ी बात हो रही थी जी कि कोरोना के सिलसिले में मईशत की बात हुई और महंगाई की बात हुई, और कहा गया कि जी कोरोना में तो हमने सब कुछ खोल दिया तो इस वजह से बेहतरी आई। तो बिल्कुल आई। देखिए, मईशत की बातें इस तरह कवाल स्टाइल में और उज़ैर बलोच के साथ फिर के और तबाही मचा के एक सूबे में नहीं आती हैं। उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे समझ ली जाए तो मैं अगर इनके गोश गुजार करना चाहूँगी, कोई थोड़ा सा 1 मिनट के लिए लॉजिक समझा दूँ। जिस मुल्क का ये दौरा कर रहे थे, अगर वहीं समझ लेते कि जिस तरीके से कोरोना के दिनों में फ़ंड्स बांटे गए, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होती हैं और लोगों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं नोट छाप के, तो उसका एक सबसे मेन फैक्टर होता है इन्फ्लेशन, जो इस वक्त पूरी दुनिया में आया है और ग्लोबली आया हुआ है। और ये सारे अरस्तू इस बात को एंडोर्स करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे अरस्तू बैठे हैं, भी इनको कोई समझा दे। अब तो वैसे भी सारे इकट्ठे बैठे हैं कि जिस वक्त नोट छापे जाते हैं तो इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट आता है। और जब एक साल पूरी दुनिया बंद रही, लॉकडाउन्स लगे, जिनकी बिलावल साहब हमें बड़ी स्टडीज़ बताया करते थे इंपीरियल कॉलेज की और दूसरी, कि जी यहाँ 70,000 अमवात एक दिन में खुदा न खास्ता होंगी। तो उस दौर में पूरी दुनिया बंद थी और वहाँ पर सप्लाई लाइंस ख़त्म हो चुकी हुई थी, बंद हुई हुई थी। लेकिन जिस वक्त नोट छाप के लोगों को फंड्स दिए गए, उन्होंने स्पेंडिंग शुरू की तो डिमांड बढ़ गई, और सप्लाई कम होने की वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी। ये फ़लसफ़ा है मईशत का, और यही पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली एनर्जी से रिलेटेड जो ऑयल प्राइसेस है या ऑयल है, वो इंटरनेशनली बढ़ी है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन का तूफान पूरी दुनिया में आया है। वरना पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि जिनको ये कहते थे कि भूख से नहीं मरेंगे, कोरोना से मर जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त कोरोना की वजह से मईशत खोली गई थी तो सब ने अपना रोज़गार भी कमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना कोई भूख से मरा और ना उस तरीके से कोरोना से अमवात हुई। बल्कि जिस वैक्सीनेशन की स्पीड पे ये एतराज़ फरमाया करते थे, आज 7.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है। और इसमें मैं सिर्फ ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि 35% हमारी आबादी वो है जिसको अभी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं, यानी छोटे बच्चे हैं या 15 साल से कम उम्र है, तो उनको भी, जो 15 साल से ऊपर थे, उनको भी वैक्सीनेशन लग चुकी है। पीपल्स पार्टी के एक शानदार दौर की कुछ स्टैटिस्टिक्स मेरे पास भी हैं, क्योंकि प्लानिंग से मेरा ताल्लुक़ है और मैं भी देखती हूँ मुख्तलिफ, और एक सवाल भी आया था ग्रोथ रेट का। पहले 2 सालों में जनाब आला 0.3% इनका ग्रोथ रेट था, और बड़ी मुश्किल से बहुत पंप करने के बाद जाके कोई तीसरे साल में 3.3 की एवरेज पर गए थे। उस वक्त ना कोरोना था, ना पूरी दुनिया में ग्लोबल
इस तरह का कोई पेंडेमिक और सप्लाई डिमांड की चेंज जो है वो डिसरप्ट हुई थी। इसी तरह जब हमारे दूसरी नून लीग की हुकूमत थी पिछले 5 साल जो 2018 में ख़त्म हुई, पूरी दुनिया में कमोडिटी की प्राइसेस उस वक्त रिकॉर्ड चीप उसमें मिल रही थी, अवेलेबल थी। पूरी दुनिया में उस टाइम पे ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप की हुई थी जब इन्होंने 35 करोड़ जो है वो उसके ऊपर लेवी के टैक्स पे की मद में कमाया था। तो ये बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लफाजी भी कर लेते हैं, लेकिन शायद ये भूल गए कि डिजिटल दौर है और इनकी कही भी सारी बातें स्टैटिस्टिक्स के साथ वापस आ जाती हैं। रेफरेंसेस दिखाने के लिए बहुत हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स दिखाने के लिए बहुत हैं। जिस दौर का ये बार बार हमें सुनाया जाता है कि जी वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ थी, उस टाइम पे अगर आप देख लें पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्या थी, पाकिस्तान में जो ओवरऑल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स कितनी कर रहा था, लोएस्ट जो दुनिया के 5 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान शामिल था। और बहुत सारे ऐसे लोग मुझे सामने नज़र आ रहे हैं जो उस टाइम पे एक्सपोर्ट्स को डील कर रहे थे। तो अफसोसनाक बात यह है कि जब इनकी हुकूमत आई है तो जितनी एक्सपोर्ट्स इनको मिली थी 25 अरब डॉलर पे, उससे भी ड्रॉप करके 19 बिलियन डॉलर पे लेकर गए और बड़ी मुश्किल से 21 पे लाए। कल मैं सुन रही थी कि किसान के बारे में लीडर ऑफ द अपोजिशन को बहुत दुख आ रहा था। मैंने एक स्टडी की और स्टैटिस्टिक्स निकाले तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान में अगर कोई किसान दुश्मन हुकूमत कभी भी रही है तो वो नून लीग रही है। इनके दौर में किसान को जितना रगड़ा लगा है, जितना उसकी तबाही मचाई है, आज तक कभी किसी और हुकूमत में, इवन पीपल्स पार्टी के दौर में भी किसानों की फिर भी कोई ना कोई सुनी जाती है। सबसे बुरे हालात जो रहे हैं किसानों के वो नून लीग के दौर में रहे हैं। लेकिन तकरीरें करने में, लिख लिखा के पढ़ने में, लफाजी करने में, शायरी करने में और बेतुकी हाँकने में बहुत आसानी होती है ना जी। खड़े हुए माइक के ऊपर 2-2 घंटे आके लेक्चर झाड़ दिए। स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स कुछ और बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इनके दौर में एग्रीकल्चर 0 पे खड़ा रहा, इनके दौर में एक्सपोर्ट्स 0 पे खड़ी रही, इंडस्ट्री बंद हो गई। 2016 की अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें वर्ल्ड बैंक की, तो आपको फैसलाबाद से रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडस्ट्री को जो हमारी लूम्स थी उनको तकड़ियों पे तोल तोल के लोगों ने बेचा था क्योंकि बंद हो गई थी। और कहने को ये खुद भी जो पार्टी है इसको लीड करने वाले बिजनेसमैन है। और माशाल्लाह एक अच्छी स्टैटिस्टिक्स भी बताती चलूं कि जिस वक्त पूरे पाकिस्तान के बिजनेसेस बंद हो रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल बंद हो रही थी, जिस वक्त पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बंद हो रही थी और तकड़ियों पे तोल तोल के लूम्स बेची जा रही थी, उस वक्त शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के बिजनेसेस 9000% पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहे थे। तो मैं इनसे पूछूंगी कि एक पेपर ही छाप दें, कोई स्टडी बता दें कि आपके दोनों खानदानों के पर्सनल बिजनेसेस इतने कैसे बढ़े जब पूरे पाकिस्तान का बिजनेस तबाही की तरफ गया। एक वाइट पेपर या कोई स्टडी छाप दे ताकि बाकी आम आवाम को भी पता लगे कि पैसा कैसे बनाया जाता है। और लंदन और पाकिस्तान में भी जायदाद ना हो लेकिन अरबपति खरबपति आप कैसे बनते हैं, किस तरह शादियों पे 30-30 करोड़ की आप चादरें पहन सकते हैं, किस तरह अरबों खरबों के आप फंक्शंस करते हैं और बाद में आप आके कहते हैं कि हम तो पीरों मुरीदों वाले हैं, हमारा तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, अल्लाह ही हमें जो है वो पैसे देता रहता है। और रजिस्टर्ड जो पीर अपने आप को कहते हैं और पीरनियाँ, उनके घरों की शादियाँ हम देखते हैं आम आवाम कोरोना के दिनों में, और जो बाद में महंगाई के रोने रोते हैं तो फिर दिल खून के आंसू ही रोता है। और इस मुनाफकत पे जो है वो शर्म भी आती है मेरे ख्याल में, जो इनको नहीं आती है। वाइंड अप प्लीज जी। सर मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं जिनके 6-6 दफ़ा की टर्म्स हैं। जब भी आप बात करते हैं तो कोई ना कोई आपके पास रोल मॉडल होता है या कोई आप मॉडल पेश करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी बहुत बात की गई, बड़े दावे किए गए और केपी के बारे में भी बात हुई। केपी की तो एक बैकग्राउंड है। केपी 2013 से पहले एक पॉवर्टी स्ट्रिकन डिस्ट्रिक्ट, एक पॉवर्टी स्ट्रिकन सूबा था जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा थी और सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पे किस किस्म के हालात रहे, वहाँ की आवाम ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने क्या क्या फेस किया है। उसके बरक्स उस टाइम पे भी सिंध में तो हुकूमत हमारी नहीं भाइयों की थी। सर लास्ट 2 जुमले बस ये कह के मैं इजाज़त लूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सर 13-14 सालों में मेरा ख्याल है कि लाड़काना ही अगर एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट होता जहाँ की सड़कें, जहाँ का निज़ाम तालीम,
जहाँ के स्कूल, जहाँ पे पीने का साफ पानी, जहाँ के अस्पताल ऐसे होते कि हम देख के अशश कर उठते तो हम उसको रेप्लिकेट कर लेते। हम पाकिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट उसी तरह बनाने की कोशिश करते जैसा मॉडल डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाया था। साथ साथ मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि 500 करोड़ की 550 करोड़ के पेंशन का फंड सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के नाम खाते डला है। इतनी बड़ी रिपोर्ट चली, एक बहुत बड़े चैनल पे उसका पूरा स्कैम आया, कोई जवाब नहीं आया। नैब ने इतनी रिकवरियां की, अरबों रुपए रिकवर किए, उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने वो सारा उन्हीं लोगों में वापस बांट दिया जिन करप्ट अफसरान से रिकवर किया था। तो खुदारा गवर्नेंस पे, अपने सारे करप्शन पे कोई थोड़ा सॉलिड फैक्ट्स के साथ आके फिर आपने जितने तबले बजवाने हैं बजवाएं, जितनी तालियां बजवानी है बजवाएं, और जितनी यहाँ पर शोर मचवाना है मचवाएं, जितनी शायरी करनी है करें। लेकिन ये ऐवान सीरियस एक लोगों का हम समझते हैं ऐवान है, इस तरफ तो सीरियस है। मैं बिल्कुल मस्खरे लफ्ज़ को इंडोर्स नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑगस्ट हाउस है, यहाँ आवाम की बात होती है, आवाम की तकलीफ की बात होती है। इस तरह के जो चुटकले छोड़ने की बात है वो मैं नहीं समझती कैसे आवाम में होगी। मैंने इनसे सवाल पूछे हैं और मैं हक रखती हूँ कि इसका जवाब भी आना चाहिए। दावे बुलंदो बांग बहुत हुए हैं, कुछ हकाइक पे भी नजर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वर्ड्स जो है मस्करा से एक्सपेंज किए जाता है।